वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख तिब में पढ़ेंगे फिरदौसुल हिकमत। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ इंट्रोडक्शन। फिरदौसुल हिकमत एक किताब है, ठीक है, जिसके राइटर कौन थे? हमारे अबुल हसन अली बिन सहर रब्बन तबरी। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा था। फिरदौसुल हिकमत तिब यूनानी की मशहूर व मारूफ और अहम किताबों में एक है, यानी ये बहुत पॉपुलर है और ये बहुत मशहूर है और बहुत मारूफ है। इसका मुसन्निफ यानी इनके राइटर अबुल हसन अली बिन सहर रब्बन तबरी है, जिसने मौज़ूए तिब पर अरबी ज़बान में हकीकी तौर पर यह पहली किताब तसनीफ़ की, वरना इससे कब्ल अरबी ज़बान में तिब पर जितना भी सरमाया मौजूद था वो सब तर्जुमा शुदा था। ये बोल रहे हैं कि ये पहली किताब अरबी में लिखी गई थी। इससे पहले की पहली किताब ऐसी है जो अरबी में लिखी गई थी। इससे पहले की जो किताबें हैं उनको ट्रांसलेट किया गया था, वो दूसरी लैंग्वेज में थी। अरबी में ये पहली किताब थी। 8वीं सदी ईस्वी में लिखी जाने वाली ये किताब मुअत्तदी उलूम जैसे नबातियात, हैवानात, रियाजियात, फल्कियात, अहियत व नजूम और फ़लसफ़ा वगैरह का इहाता भी करती है। लेकिन चूँकि किताब का बेशतर हिस्सा तबी मसाइल पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको तबी किताब का दर्जा हासिल है। यानी कि ये लिखी तो बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखी गई, लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो तबी यानी मेडिसिन के रिलेटेड है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर हम किसका दर्जा देते हैं? तबी किताब का दर्जा देते हैं। मुसन्निफ ने यानी राइटर ने इस किताब में अतिब्बाए यूनान, हिंदुस्तान और अपने हम असर अतिब्बा की कुतुब से मुआद अखज़ करके जमा किया। यानी उन्होंने जो उनके असर के अतिब्बा थे, हिंदुस्तान के थे, यूनान के, उन सब की किताबों में से जो उन्हें इम्पोर्टेंट सा लगा वो उसमें से निकाला, उन सबको जमा किया, फिर अपनी किताब लिख दी फिरदौसुल हिकमत। लेकिन बाज़ तबी मसाइल पर अपनी ज़ाती फ़िक्र व तहक़ीक़ भी शामिल किए, लेकिन कहीं कहीं अपनी तरफ से भी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जुमला एतबार से ये किताब तिब के नादिर मसादिर में शामिल है। ज़खामत। अब देखते हैं इस किताब में कितने वॉल्यूम वगैरह सब कुछ क्या क्या था। तो देखते हैं ज़खामत। ये किताब 7 अनवा यानी हिस्सों, 30 मकालात और 360 अब्वाब पर मुश्तमिल है। मंदरजात। अब देखते हैं मतलब ये इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है डिटेल में। नौए अव्वल, इसमें सिर्फ एक मुकाला है जिसमें 12 अब्वाब हैं। इसमें आम फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू के तहत कैफ़ियत अरबा, अरकान, इस्तिहाला और कौन और फसाद वगैरह पर मुबाहस मौजूद है। इसका वो हिस्सा जो इस्तिहाला से बहस करता है, इस्तिहाला मेटाबॉलिज्म से जो बहस करता है, अपने आप में मुनफरिद और लायक सताइश है, ठीक है। बल्कि ये हिस्सा जदीद यानी कि जो नई है तभी कुतुब में मौजूद नज़रिया इस्तिहाला यानी मेटाबॉलिज्म को बुनियादें फराहम करता है। नौ दोम, इसमें 5 मकालात हैं जहाँ 52 अब्वाब हैं। इनमें इल्म जनीन, तशख़ीस हमल, प्रेगनेंसी जो होती है, खलल बसारत, हिफ्ज़ान सेहत और इल्म ग़िज़ा से बहस की गई, यानी जो हमारी डाइट है उसकी नॉलेज से बहस की गई है। नौए सौम यानी तीसरा नौ, इसमें भी नौए अव्वल की तरह सिर्फ एक ही मकाला है जो 13 अब्वाब पर मुश्तमिल है। इसमें ग़िज़ा की ज़रूरत और ग़िज़ा की अक़साम से बहस की गई, यानी डाइट जो है वो उसकी नीड और वो कितनी उनके टाइप्स पर बहस की गई है। नौए तहारुम, इसमें 12 मकाले हैं जो 152 अब्वाब पर मुश्तमिल हैं। यहाँ सर से पैर तक के आम व ख़ास अमराज़ की माहियत, असबाब यानी कॉजेज़, अलामात जो सिम्टम होते हैं और इलाज का तज़किरा किया गया है, यानी सर से लेके पैर तक, समझ रहे हो, पूरी बॉडी ही आ गई इसके अंदर। अज़लात और उनसे मुतालिक असबाब व उरूक़ की तशरीह बयान की गई है। फसद, नब्ज़ और बोल व बराज का भी बयान मौजूद है। नौए पंजुम, इसमें भी सिर्फ एक ही मकाला है जो 9 अब्वाब पर मुश्तमिल है। इसमें ज़ौक़ रवाही और अलवान रंगों का ज़िक्र है, कलर जो होते हैं। नौए शशम, इसमें 6 मकालात और 74 अब्वाब हैं। यहाँ इल्म अदविया और इल्म समूम से बहस की गई है। नौए हफ्तम, 7वां नौ, इसमें 4 मकालात हैं जो 58
ابواب پر مشتمل ہے۔ یہاں ماحول یعنی آب و ہوا، جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، آب و ہوا اور موسم نئے صحت پر ان کی مفید اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ علم حیات اور علم نجوم کے احوال درج ہیں۔ طب کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی طب یعنی آیورویدا کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ آخری بیان میں آیورویدا کا تذکرہ اس کتاب کو طب کی دیگر قدیم کتابوں سے ممتاز بناتا ہے اور اپنی نوعیت اور افادیت کے اعتبار سے کافی اہم ہے۔ تراجم ٹرانسلیشنز۔ فردوس الحکمت کی عظمت اور مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کتاب مشرق میں تو غیر معمولی طور پر مشہور و معروف رہی، یعنی بہت زیادہ فیمس رہی، لیکن مغرب میں اس کا مطالعہ نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی مغربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہو اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی ترجمہ تو کیا گیا مگر اس کا کچھ ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ مشرق میں یہ کتاب عربی زبان میں ہی زیر مطالعہ رہی، لیکن جب ایک جید عربی اسکالر ڈاکٹر زبیر صدیقی نے اس کتاب کے مخطوطات کو مرتب کر کے اس کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دے دی تو یہ 1920 AD میں برلن سے شائع ہوئی۔ بعد میں اس کتاب کا اردو ترجمہ مترجم رشید اشرف ندوی، ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیٹر تھے، ہمدرد فاؤنڈیشن پرلیس کی اچھی سی 1981 AD میں شائع ہوا۔ اس وقت یہ کتاب بآسانی دستیاب ہے، یعنی بہت ایزیلی مل جائے گی آپ کو۔ طبی محققین کے لیے ایک اہم ماخذ کے طور پر کثرت سے زیر مطالعہ ہے، یعنی کہ یہ میڈیکل فیلڈ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔